हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को टॉपर स्टडी सेंटर में स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 10th का साइंस जो कि अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में आज के इस अध्याय में हम बात करेंगे ऊर्जा से रिलेटेड उन सारी बातों पे जो आपको एग्जाम से रिलेटेड हो और साथ साथ ऊर्जा के स्रोत से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं आज इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ऊर्जा के स्रोत। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। इन ऊर्जा के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं तथा ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा का स्रोत एक लंबी अवधि तथा सुविधाजनक रूप से ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा प्रदान करता है। ऊर्जा की आवश्यकता कहाँ कहाँ होती है? ऊर्जा की आवश्यकता जो है, सबसे पहले आवश्यकता होती है खाना बनाने के लिए, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, यातायात के लिए, मशीन को चलाने के लिए, उद्योग एवं कृषि कार्य के लिए। दोस्तों, जितना भी इम्पोर्टेंट बातें जो अभी आप कर रहे हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी और पेन लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट लगे यानी जो भी इम्पोर्टेंट बातें अभी इसमें है उसको आप लिखते चलिए। यानी जो भी मैं बता रहा हूँ उसको अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कीजिए ताकि आप उसको बार बार प्रैक्टिस कर सकें, रिवाइज कर सकें और उसको याद कर सकें। ठीक। तो आइए जानते हैं दूसरा, ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण क्या है? तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, उच्च कैलोरीफिलिक माप यानी सस्ता एवं सरलता से सुलभ हो, भंडारण तथा परिवहन में आसान हो, प्रयोग करने में आसान तथा सुरक्षित हो, पर्यावरण को प्रदूषित न करे। ये ऊर्जा के उत्तम स्रोत के लक्षण। इसके बाद जानते हैं हम ईंधन के बारे में। कह रहा वो पदार्थ जो जलने पर ऊष्मा प्रकाश देता है उसको हम ईंधन कहते हैं। ईंधन के कुछ गुण होते हैं। उच्च कैलोरीफिक माप होता है, अधिक धुआं हानिकारक गैस उत्पन्न न करे, मध्यम ज्वलन ताप होना चाहिए इसका, जिसको हम ईंधन बोलते हैं। यानी सस्ता, आसानी से उपलब्ध हो, आसानी से जले और भंडारण परिवहन में आसान हो। ईंधन के कुछ ईंधन से रिलेटेड कुछ अच्छे गुण थे। अब ऊर्जा के स्रोत क्या होते हैं? एक होता है पारंपरिक स्रोत और एक होता है वैकल्पिक गैर पारंपरिक स्रोत। यानी पारंपरिक स्रोत में क्या होता है? जीवाश्म ईंधन, तापीय विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र, जैव मात्रा, पवन ऊर्जा। वैकल्पिक गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा, समुद्रों से ऊर्जा, जलीय तरंग, महासागरीय भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। इससे आगे जानते हैं हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो जनसाधारण द्वारा वर्षों से प्रयोग किए जाते हैं ऊर्जा पारंपरिक स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण जीवाश्म ईंधन, बायोमास। जीवाश्म ईंधन कहते हैं जीवाश्म से प्राप्त ईंधन, ये उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। लाखों वर्षों में उत्पादन, सीमित भंडारण, अनवीकरणीय स्रोत। यानी भारतवर्ष में विश्व का 6% कोयला भंडार है जो कि वर्तमान दर से खर्च करने पर अधिकतम 250 वर्षों तक बने रहेगा। अब जीवाश्म ईंधन जलाने पर उत्पन्न प्रदूषण हानियाँ क्या होती है, आइए जानते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं जो कि जल एवं मृदा संसाधनों को प्रभावित करती है। दूसरा, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती है जिससे कि धरती पर अधिक गर्मी हो जाती है। इसका जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के उपाय। पहला, दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करें। विविध तकनीकों का प्रयोग कर दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसों के वातावरण में पलायन कम करना। इसके बाद कहते हैं तापीय विद्युत संयंत्र क्या होते हैं। तो ये जानते हैं जीवाश्म ईंधन को जलाकर तापीय ऊर्जा तापों में ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। यानी तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल के क्षेत्र के निकट स्थापित किए जाते हैं जिसमें परिवहन में होने पर होने वाले व्यय को कम कर सके। कोयले तथा पेट्रोलियम की अपेक्षा विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। जल विद्युत संयंत्र क्या होता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। जल विद्युत संयंत्र गिरती हुई जल की स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना। जल विद्युत संयंत्र बांधों से संबंध है क्योंकि जल प्रांतों का संख्या बहुत कम है। भारत में ऊर्जा का मांग का 25% पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों से की जाती है। यानी लाभ, पर्यावरण को कोई हानि नहीं होता है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। बांधों के निर्माण में बाढ़ रोकना तथा सिंचाई करना सुलभ। हानियाँ क्या होती है? बांधों के निर्माण से कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। पेड़ पौधे वनस्पति का जल में डूबने से, अवायवीय परिस्थितियों से सड़ने से, मीथेन गैस उत्पन्न होने से, ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापित लोगों को संतोषजनक पुनर्वास की समस्या होती है। यह जल कपाट, ऐसे जनित्र, बांध जनित्र, पावर लाइन और नदी। तो यहाँ पे हम जाने ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, जैव मात्रा यानी बायोमास, कृषि एवं जंतु अपशिष्ट जिनमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है जैसे लकड़ी, गोबर, सूखे तने, पत्ते आदि। लकड़ी जैव मात्रा का एक रूप है जिसमें लंबे समय से ईंधन का रूप में उपयोग किया जाता है। हानियाँ क्या होती है? जलने पर बहुत अधिक धुआं देती है, अधिक ऊष्मा का न देना,
अतः उपकरणों की तकनीकों में सुधार करके परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की दक्षता बढ़ाई जा सकती है, जैसे लकड़ी से चारकोल बनाना। चारकोल क्या होती है? तो चारकोल लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाने से उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अवशिष्ट रूप से चारकोल प्राप्त होता है, यानी लकड़ी O2 की सीमित मात्रा चारकोल। चारकोल लकड़ी से बेहतर ईंधन है क्योंकि बिना ज्वाला के जलता है, अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होता है। अब गोबर के उपले क्या होता है, जिसको हम लोग चिपड़ी ऐसे यूज किया जाता है गोबर में, जैव मात्रा का एक रूप, परंतु ईंधन के रूप में प्रयोग करने में कई हानियाँ, जैसे कि बहुत अधिक धुआं उत्पन्न करना, पूरी तरह दहन होने के कारण राख का बनना। परंतु तकनीकी सहायता से गोबर का उपयोग गोबर गैस संयंत्र होने पर वो एक सस्ता उत्तम ईंधन बन जाता है। अब जानते हैं बायोगैस के बारे में। बायोगैस क्या होता है? तो गोबर फसल के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट सब्जियों के अवशिष्ट तथा वाहित जल मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस का निर्माण होता है, यानी अपघटन के फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैस उत्पन्न होती है। अब जैव गैस को चित्र के रूप पर बनी टंकी में संचित किया जाता है, जिसे पाइपों द्वारा उपयोग के लिए निकाला जाता है, जिसे बायोगैस बोलते हैं। इसकी प्रोसेस ऐसे की जाती है, आप इसको सचित्र वर्णन अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, बायोगैस के लाभ। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% मीथेन गैस होती है, धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, जलने के पश्चात कोयला तथा लकड़ी की भांति राख जैसा अवशिष्ट शेष नहीं बचता है। तापन क्षमता का ऊंचा होना। बायोगैस का प्रयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है। संयंत्र में शेष बची सैलरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि उत्तम खाद के रूप में काम आती है। अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय होते हैं। अब जानेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। सूर्य विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के आसमान गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह होता है। पवनों को गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा निम्न कार्यों में किया जाता है: जल को कुओं से खींचने में, अनाज चक्कियों के चलाने में, टरबाइन को घुमाने में, जिससे जनित्र द्वारा विद्युत उत्पन्न की जा सके। परंतु एकल पवन चक्की से बहुत कम उत्पादन होता है, इसलिए बहुत सारी पवन चक्कियों को एक साथ पर स्थापित किया जाता है और वह स्थान पवन ऊर्जा फॉर्म कहलाता है। अब पवन चक्की चलाने हेतु पवन गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा होनी आवश्यक है। पवन ऊर्जा के लाभ। पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण नवीकरणीय ऊर्जा का उत्तम स्रोत, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में बार बार खर्चा या लागत न होना। इसके बाद जानेंगे पवन ऊर्जा की सीमाएं। पवन ऊर्जा फॉर्म के लिए अत्यधिक भूमि क्षेत्र का आवश्यकता। दूसरा, लगातार 15 से 20 किलोमीटर घंटा पवन गति की आपूर्ति होना। अत्यधिक प्रारंभिक लागत होना। पवन चक्की के ब्लेड्स की प्रबंधन लागत अधिक होना। अब इसके आगे डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिसको आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि स्टार देकर लिख लेनी है। डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पन्न करने में 5वां स्थान है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के निकट भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है, जो 380 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक, अब जानेंगे हम वैकल्पिक या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो प्रौद्योगिकी में उन्नति के साथ ही ऊर्जा की मांग में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है, अतः ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत की आवश्यकता। कारण पहला, जीवाश्म ईंधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यदि वर्तमान दर से हम उनका उपयोग करते रहे तो शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने हेतु, जिससे कि लंबे समय तक चल सके। तीसरा, पर्यावरण को बचाने एवं प्रदूषण दर को कम करने हेतु। अब सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर की स्थिरांक 1.4 kg पर एस पर मीटर स्क्वायर या और 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी पृथ्वी की सतह पर प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान होता है इतना 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, अब जानेंगे सौर ऊर्जा युक्तियाँ, यानी सौर कुकर, सौर जल तापक। सौर ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में एकत्रित करने का उपयोग किया जाता है। इसका सौर सेल, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करने का। आगे पढ़ेंगे सौर तापक युक्तियों के बारे में। पहला, काला पृष्ठ अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, अतः इन युक्तियों में काले रंग का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की किरणें विकसित करने के लिए दर्पण तथा कांच की शीट का उपयोग किया जाता है, जिससे पौधा घर प्रभाव उत्पन्न हो जाता है तथा उच्च ताप उत्पन्न हो जाता है। अब बॉक्स रूपी सौर कुकर। ऊष्मारोधी पदार्थ का बक्सा लेकर आंतरिक धरातल तथा दीवारों पर काला पेंट करते हैं।
बॉक्स को कांच की शीट से ढकते हैं। समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि अधिकतम सूर्य का प्रकाश परिवर्तित होकर बॉक्स के उच्च ताप बना सके, यानी कि 2 से 3 घंटे कितना 2 से 3 घंटे में बॉक्स के अंदर का ताप 100 डिग्री से 140 डिग्री तक हो जाता है। यानी एक दर्पण है और सूर्य के प्रकाश जब आता है तो कांच की प्लेट से होते हुए इस पे पड़ता है, यानी काला किया गया पृष्ठ, उसमें रोधक परत बर्तन, तो वाड़ी बॉक्स। अब इससे लाभ क्या होते हैं? तो लाभ होता है कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों की बचत होती है, प्रदूषण नहीं फैलता है, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते, एक से अधिक खाना एक साथ बनाया जा सकता है। हानियाँ क्या सब होती है? तो रात के समय और सौर कुकर का उपयोग नहीं किया जा सकता, बारिश के समय इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, सूर्य के प्रकाश के निरंतर संयोजन करना आवश्यक है ताकि वह उसके दर्पण पर सीधा पड़ सके, तलने एवं बेकिंग हेतु उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब जानेंगे हम सौर सेल के बारे में। तो सौर सेल के बारे में जानते हैं तो सौर सेल और ऊर्जा को सीधे विद्युत में रूपांतरित करते हैं। एक परिरूपी सौर सेल 0.5 से 1 वोल्ट देता है, लगभग 0.7 वाट विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकता है। जब बहुत अधिक संख्या में सौर सेलों की संयोजित करते हैं तो वह व्यवस्था सौर पैनल कहलाती है। जैसे कि सौर सेल के बारे में आइए जानते हैं। सौर सेल से क्या लाभ है और क्या हानियाँ हैं? तो लाभ है इसका कोई गतिमान ऊर्जा नहीं होता है, प्रचलन और रखरखाव की लागत अत्यंत कम होता है, बिना किसी फूक्शन युक्ति के काफ़ी संतोषजनक कार्य सुंदर स्थानों में भी स्थापित कर सकता है, पर्यावरण हितैषी। जबकि इसका हानि है उत्पादन की प्रक्रिया महंगी है, विशिष्ट श्रेणी की सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है, सौर सेलों के परस्पर संयोजित करने हेतु प्रयुक्त सिल्वर अत्यंत महंगा है। सौर सेल का उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों में सौर सेलों का उपयोग रेडियो तथा भेद तार संचार यंत्रों, सुदूर क्षेत्रों के टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल का उपयोग होता है, ट्रैफिक सिग्नलों, परिकलन तंत्र तथा बहुत से खिलौने में सौर सेल का उपयोग है। समुद्री से ऊर्जा यानी ज्वारीय ऊर्जा होता है, एक तरंग ऊर्जा होता है, एक महासागरीय तापीय ऊर्जा होता है। अब आइए जानते हैं सबसे पहले समुद्री से ऊर्जा में ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे, तरंग ऊर्जा और महासागरीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा में आता है ज्वार भाटे में जल के स्तर के चढ़ने और गिरने से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। ज्वारीय ऊर्जा की दोहन सागर के किसी संकीर्ण क्षेत्र पर बांध निर्माण करके किया जाता है, जबकि तरंग ऊर्जा समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत उत्पन्न की जाती है। तरंग ऊर्जा से टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। महासागरीय तापन ऊर्जा यानी ताप में अंतर का उपयोग, यानी पृष्ठ जल तथा गहराई जल में ताप का अंतर। सागरीय तापीय ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत से ओटीसी में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पृष्ठ के तप्त जल का उपयोग अमोनिया को उबालने में किया जाता है। द्रवों की वाष्प क्षेत्र के टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। आइए जानते हैं इसके बाद इसका क्या हानियाँ हैं ज्वारीय ऊर्जा का। तीन बांध निर्मित किए जा सकने वाले स्थान सीमित है। इसके बाद है तरंग ऊर्जा में क्या हानि है। तरंग ऊर्जा का व्यवहारिक उपयोग वही संभव है जहाँ तरंगे उत्पन्न प्रबल हो। और जो महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है, तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का दक्षतापूर्वक व्यवहारिक दोहन अत्यंत कठिन है। भूतापीय ऊर्जा यानी इस कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको राइट डाउन करनी है और इसको याद रखनी है। भू का अर्थ होता है धरती तथा तापीय का अर्थ होता है ऊष्मा। अगले स्टार में जैसे पृथ्वी के तप्त स्थानों पर भूगर्भ में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों को संपर्क में आता है तब भाप उत्पन्न होती है। जब वो भाप चट्टानों के बीच में फंस जाती है तो उसका दाब बढ़ जाता है। उच्च दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टरबाइन को घुमाती है और विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसका लाभ क्या होता है? इसके द्वारा विद्युत उत्पादन की अधिक लागत नहीं है, प्रदूषण नहीं होता है, बशर्ते हानि इसका भूतापीय ऊर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब्ध है। तप्त स्थलों की गहराई में पाइप पहुँचाना मुश्किल एवं महंगा होता है। अगला स्टार न्यूजीलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में भूतापीय ऊर्जा पर आधारित कई विद्युत शक्ति संयंत्र कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में। अब नाभिकीय ऊर्जा पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक। तो ये दोस्त जानते हैं नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है। नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा दो प्रकार की अभिक्रियाओं द्वारा प्राप्त की जाती है, पहले नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है? तो विखंडन का अर्थ होता है टूटना। तो नाभिकीय विखंडन का वो प्रक्रिया जिसमें भारी परमाणु जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम के नाभिक के निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाते हैं। इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यूरेनियम 235 का प्रयोग क्षणों के रूप में नाभिकीय संयंत्रों को ईंधन की तरह होता है। इसके बाद आइए अगला जानते हैं कार्यशैली। नाभिकीय संयंत्रों में नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिसमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है।
इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। यानी नाभ के विद्युत संयंत्र क्या होता है? तारापुर महाराष्ट्र। नाभ के विद्युत संयंत्र है तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, कलकम तमिलनाडु में, नरोड़ा उत्तर प्रदेश में, काकरापार गुजरात में, कैगा कर्नाटक में। इसी तरह नाभ की संलग्न क्या होता है? तो कह दो हल्के नाभिकों समर्थ हाइड्रोजन को जोड़कर एक भारी नाभिक हीलियम बनाना जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो, नाभ की संलग्न कहलाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई गया है। तो नाभ की संलग्न हेतु अत्यधिक ताप एवं दाब की आवश्यकता होती है। सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलग्न है। हाइड्रोजन बम भी नाभ की संलग्न अभिक्रिया पर आधारित होता है। लाभ, हाइड्रोजन बम भी नाभ की संलग्न अभिक्रिया पर आधारित होता है। लाभ जैसे कि नाभ के ईंधन की अल्प मात्रा की विखंडन से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा मुक्त होती है। दूसरा, CO2 जैसी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न नहीं होता है। हानियाँ, पहला, नाभ की विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत। दूसरा, नाभ के विकिरण के रिसाव का डर बना रहता है। तीसरा, नाभ के अवशिष्टों के समुचित भंडारण तथा निपटारा न होने की अवस्था में पर्यावरण प्रदूषण का खतरा। चौथा, यूरेनियम की सीमित उपलब्धता। अगला, पर्यावरण विषय सरोकार। किसी भी प्रकार की ऊर्जा का अधिक प्रयोग करने से वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, अतः हमें ऐसी ऊर्जा स्रोत का ध्यान करना चाहिए जिससे ऊर्जा प्राप्त करने में सरलता हो, सस्ता हो, प्रदूषण मुक्त हो, ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने की उपलब्ध प्रौद्योगिकी की दक्षता हो। दूसरे शब्दों में, ऊर्जा का कोई भी स्रोत पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि कोई स्रोत दूसरे स्रोत की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। उदाहरण, सौर सेल का वास्तविक परिचालन प्रदूषण मुक्त है, परंतु यह हो सकता है कि युक्ति के संयोजन में पर्यावरणीय क्षति हुई हो। कोई ऊर्जा स्रोत हमारे लिए कब तक बना रह सकते हैं? सामान्यतः स्रोत या नवीकरणीय स्रोत, एक होते हैं नवीकरणीय स्रोत, वे स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण, जीवाश्म ईंधन जिसको कोयला पेट्रोलियम बोलते हैं। ऊर्जा के स्रोत जिनका पुनर्जनन हो सकता है तथा वे लंबे समय तक समाप्त नहीं होते हैं, जैसे पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। इस तरह से दोस्तों, ऊर्जा से रिलेटेड जो चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने आज डिस्कस कर ली, वो हम आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी यदि कोई डाउट हो तो टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को टाइप कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, अपने रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी नए टॉपिक जो भी वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।